हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसूल। कल के वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूं कि सारे फ्रेंड वो वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कौन से चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। देखिए इसके पहले हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली देखा, उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हम लोगों ने सही तरीके से कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फ्रेंड वो वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखकर नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक, इसके पहले हम लोग जो अपनी सीरीज लेके चल रहे थे उसमें हम लोगों ने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। मांग देखा था, पूर्ति देखा था, मांग के नियम को हम लोगों ने समझा था, साथ ही मांग की लोच को भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद का ये चैप्टर आता है मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, साथ ही ओपन मार्केट जिसे खुली बाजार की क्रियाएं कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ होती क्या है इन्फ्लेशन, और साथ ही इसके कारण क्या होते हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन होती है, और उसे निवारण करने के क्या क्या उपाय हम लोग अपना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग शायद इसके प्रकार को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मुद्रा अपस्फीति, फिर ओपन मार्केट देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रास्फीति। क्या दोस्तों? मुद्रास्फीति। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, या फिर साधारण शब्दों में महंगाई। सारे कंफ्यूजन आप लोगों के आज मैं दूर करने वाला हूं। ठीक, जब हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी, मौद्रिक नीति, तो उसमें ये आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, स्फीति तथा अपस्फीति को हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ नॉलेज वहां पर ली थी। बहुत हल्के तौर पे हम लोगों ने ये देखा था कि सामान्यतः यहाँ होते क्या है। लेकिन आज इन सबका स्पेशल वीडियो आएगा, तो हम लोग इसमें केवल बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक, सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा जहां से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई कब आती है? साधारण शब्दों में आप लोग बताएंगे महंगाई कब आती है? जब मार्केट में वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। हम कहेंगे हाँ बढ़ जाता है तो उसे महंगाई बोलते हैं। तो इसी को हम लोग डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति। और इसकी जो सामान्यतः परिभाषा होती है वही मैं आप लोगों को बता चुका। कौन सी? जब मार्केट में अचानक से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। बात करेंगे कि इसके कारण क्या है। जब क्या हो, एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब मांग या मांग अथवा उसकी पूर्ति की वजह से जब मार्केट में महंगाई आए तो उसे हम लोग मांग जनित अथवा डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी आती है लागत जनित, जब उसके लागत में अथवा उत्पादन में ज्यादा मात्रा में व्यय किया जाए तो जायज सी बात है कि जो प्रोडक्ट होगा वह महंगा होगा। तीसरी आती है कि मुद्रा की अधिक छपाई अथवा मार्केट में उसका प्रवाह। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर कोई वस्तु है, उसकी डिमांड है मार्केट में, और अचानक से क्या होता है कि आपके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, तो आपका जो डिमांड होगा वह बढ़ जाएगा, और सप्लाई अगर उतनी ही है। एक एक करके हम लोग समझेंगे, बस डेफिनेशन देख रहे हैं, इसका परिचय सामान्य। जब अचानक से क्या हो कि मार्केट में डिमांड उतनी ही बनी रहे, या फिर पूर्ति उतनी ही बनी रहे, सप्लाई, और आपके जेब में पैसे ज्यादा आ जाए, तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो व्यापारी होंगे उनके पास प्रोडक्शन तो कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? महंगाई का दौर आ जाएगा। इन सबको निवारण कैसे किया जाएगा सब हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाए, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाए। कोई किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखवाने वाला हूं, सामान्य तौर पर जो आप लोगों को याद हो सके बस वही चीजें लिखवाऊंगा। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाए तो जायज सी बात है कि महंगाई आ जाएगी। साथ ही
मूल्य के स्तर में होने वाली सतत वृद्धि, या फिर मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि उदाहरण कैसे इसका। मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, चीजें समझ में आएगी। ब्लैक कलर का मार्कर लेते हैं। चलिए, प्रेजेंट टाइम की कंडीशन क्या है, एक मार्कर जो हम मार्केट में लेने जाते हैं उसकी कीमत हमें पड़ रही है 30 रुपीज। ठीक है, और आगे चलकर क्या किया जाए कि इसी मार्कर की कीमत क्या हो जाए, एक मार्कर ही कितने का मिलने लगे, 60 रुपए का मिलने लग जाए। अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें इसकी कीमत में क्या हुई, वृद्धि हो गई। इसकी कीमत में वृद्धि हो गई, इसका आशय है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि मार्कर के कीमत में, प्राइस में वृद्धि क्यों होगी? इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या, या तो हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए, हमारी डिमांड बढ़ जाए। अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई इक्वल हो, सप्लाई उसी स्टेज पर हो जिस स्टेज पर थी, और डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। और फिर क्या हो कि अगर मार्केट में आपकी डिमांड उतनी ही हो लेकिन सप्लाई कम हो जाए। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बारीक डिफिनेशन है इसकी। ये कंडीशन कब बनेगी, एक मार्कर 30 रुपए का मिल रहा है और आगे चलकर यही अगर 60 रुपए का मिलने लगा, तो आप लोग बताएं कि क्या होगा। या तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बराबर ही रहेगी। मान लीजिए कि एक मार्कर हमें लेना है, मार्केट में 10 मार्कर हैं, ठीक, और 10 मार्कर हमें लेने हैं और मार्कर की प्राइस है कितनी, 30 रुपए। तो ठीक है, मिल रहा है। आगे चल के क्या होता है कि मार्कर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी ही रहती है, 10 ही मार्कर रहते हैं। तो जायज सी बात है कि उसकी मूल्य में वृद्धि होगी। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि आगे चलकर क्या हो जाए कि सप्लाई जो 10 मार्कर की होती थी वह कम हो जाए और जो हमारी डिमांड है वह बनी रहे 10 मार्कर की, तो भी क्या होगी कि हमें महंगाई देखने को मिलेगी। तो यही स्थिति मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसमें होता क्या है। कारण, सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे कारण। ठीक है, कारण में जो पहला कारण है इसका वह कौन सा है, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक रुक गए, मैं एक एक बारीक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोगों को कहीं देखने और समझने को नहीं मिला होगा, इसकी गारंटी है। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, दूसरी स्थिति कौन सी है, लागत जनित। कौन सी, लागत जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तीसरी कौन सी है हमारी, जब मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह अगर हो जाए तो भी मुद्रास्फीति की कंडीशन बन सकती है।
ये आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे कि एक मार्कर की कीमत 30 रुपए, आगे चलकर एक मार्कर की कीमत 60 रुपए हो जाए, इसी को हम लोग महंगाई बोलते हैं। और इसका रीजन क्या है? सप्लाई और डिमांड। ठीक, अभी हम लोग इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं सही तरीके से। चलिए, कारण में सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आइए, अगर चीजें क्लियर ना हुई तो आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाना, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, पहला कारण हम लोग देखते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चलिए, मांग जनित मुद्रास्फीति मतलब मांग में कमी अथवा वृद्धि की वजह से अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो कंडीशन बनते हैं, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। क्या होती है? इसमें दो परिस्थितियां बनेंगी, दो परिस्थितियां, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं, पहली कौन सी है? पहली परिस्थिति हमारी यहां होगी कि जब सप्लाई कम हो जाए डिमांड से। देखिए, बहुत बारीक अंतर है। क्या है? पूर्ति कम हो जाए मांग से। ठीक, इसे समझेंगे कैसे? सप्लाई इज लेस देन डिमांड। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मानिए हमें 1 क्विंटल चीनी, 100 किलो चीनी की जरूरत है। चीनी, शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं चीनी, 100 किलो चीनी की हमें जरूरत है। ठीक, और मार्केट में 100 किलो चीनी उपलब्ध है। समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं डिमांड और सप्लाई। इसी पर हम लोग इसको बात करने वाले हैं। इसकी 100 किलो चीनी की जरूरत है, मार्केट में 100 किलो चीनी अवेलेबल है। ठीक, तो महंगाई नहीं होगी, जो प्राइस होगा वही प्राइस देकर हमें चीनी मिल जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है? यह रूल कह रहा है कि सप्लाई कम हो जाए डिमांड से। चलिए, मतलब डिमांड अपनी जगह पर बना रहेगा। डिमांड अगर 100 किलो चीनी की है तो यह बनी है, लेकिन क्या हुआ कि जो सप्लाई है वह कम हो गई। किससे? 100 से मान लीजिए 50 केजी हो गई। मतलब डिमांड कम हो गई, सॉरी, सप्लाई कम हो गई डिमांड से। डिमांड उतना ही बना है जितना पहले था, 100 केजी, और 100 केजी इसकी सप्लाई होती थी। ठीक था। आगे चलकर क्या हुआ कि डिमांड अपनी जगह पर बना है, डिमांड अपनी जगह पर बना है और इसकी सप्लाई कम हो गई। क्या लिखा यहां? मैंने क्या दिखाया है कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, मतलब पूर्ति कम हो गई मांग से। जब पूर्ति मांग से कम हो गई, मतलब कि मांग उतनी ही बनी है और पूर्ति कम हो गई, तो यहां पर क्या निकल के आता है? जब मांग ज्यादा हो गई। मांग के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में? कि जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो कीमत बढ़ेगी। तो इसी को तो महंगाई बोलते हैं। तो पहली इसकी जो कंडीशन थी यही है कि अगर सप्लाई कम हो जाए, डिमांड उतनी ही बनी रहे, तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरी कंडीशन आइए देखते हैं। अब कहेंगे कि सर वही बता रहे हो आप। ठीक, चलिए, दूसरी क्या है? डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए। चीजों पर ध्यान देंगे। डिमांड बढ़ जाए, डिमांड हमारी बढ़ जाए, बस डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई वहीं पर बनी रहे। यहां पर मैं ये चीजें नहीं बोला हूं, गौर करेंगे आप लोग। मैंने यहां क्या बोला था
कि सप्लाई कम हो जाए डिमांड से, ये बोला था ना। यहां क्या बोला, डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सप्लाई कम हो जाए डिमांड ज्यादा हो जाए, ये वर्ड मैं नहीं यूज कर रहा हूं, यही बारीकी है इसकी। यहां मैं बोल रहा हूं कि डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, ये नहीं बोल रहा हूं कि डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। मतलब क्या है कि यहां पर जो सप्लाई है वो बराबर बना रहेगा और यहां पर डिमांड बराबर बना रहेगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने समझा डिमांड और सप्लाई। इसमें क्या हुआ कि डिमांड इसकी बनी रही, सप्लाई कम हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, यही एग्जांपल लेंगे, डिमांड और सप्लाई। ठीक, 100 केजी चीनी की जरूरत है, मार्केट में हमें सप्लाई भी जो हो रही है 100 केजी की, प्राइस बनी हुई है। लेकिन अब ये रूल क्या कह रहा है इसका कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई केवल बराबर है। तो इस तरह से आप लोग भी सिंबल लगा के रखेंगे। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई उतनी ही है, यही अंतर है, यही समझेंगे। डिमांड मान लीजिए 100 से बढ़ गई 200 केजी की और सप्लाई कितनी है, बराबर बनी है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी मार्केट के बारे में जान रहे होंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि कंडीशन क्या बनी है, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। जब हमारी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी ही है तो जायज सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए हम लोग, महंगाई इसमें भी बढ़ जाएगी। तो जो मांग जनित मुद्रास्फीति है तो वो यही डिपेंड करता है दो स्थितियों पर। ठीक, इसमें देखिए 100 केजी की हमें जरूरत थी, 100 केजी मिल रहा था, आगे चल के हमारी जरूरत हो गई 200 केजी। अगर मार्केट में भी सप्लाई 200 केजी की होने लग जाए तब तो ठीक रहेगा, सब कुछ इक्वल रहेगा। बट हमारी डिमांड तो बढ़ गई बट सप्लाई उसी पर बनी हुई है। जितना हमें 100 किलो चीनी चाहिए थी तो 100 किलो चीनी मार्केट में उपलब्ध थी, लेकिन आगे चल के हमें 200 किलो चीनी की जरूरत पड़ी। ठीक, और मार्केट में केवल 100 किलो चीनी है तो जायज सी बात है कि अफरा तफरी मचेगी। ठीक है, उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। तो यही कंडीशन है मांग जनित मुद्रास्फीति की। कोई डिफिनीशन नहीं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर चीजें समझ लें। बताइए चीजें क्लियर हुई अथवा नहीं। ठीक, इसी तरह से सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, दूसरी परिस्थिति, लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक, कास्ट पुल इन्फ्लेशन। ये क्लियर हो गया। चलिए रफ कर रहा हूं मैं। हमेशा जो कीमत होती है, जो महंगाई होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही आपके निर्भर होती है कि मार्केट में डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। दूसरी कंडीशन देखेंगे हम लोग, लागत जनित। कौन सी, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या, कास्ट पुल इन्फ्लेशन। चलिए लागत जनित मुद्रास्फीति से आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन में होने वाला व्यय, किसी भी प्रोडक्शन के उत्पादन में होने वाला व्यय अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी मार्केट में वह बढ़ जाएगी। बहुत बारीकी से समझेंगे। फिर से, किसी वस्तु के उत्पादन में, चलिए फिर मार्कर का उदाहरण दूंगा मैं। ये मार्कर है, क्या होता है कि एक मार्कर जब इसका प्रोडक्शन किया जाता है तो उस समय इसकी जो लागत होती है वह होती है मान लीजिए 10 रुपए। आगे चलकर क्या होता है कि इसी मार्कर की जो लागत है वह हो गई कितनी, 20 रुपए। मतलब ये कैसे, लागत कैसे बढ़ती है? लागत बढ़ने का आशय है कि जो इसका रॉ मटेरियल है, मतलब जिसको मिक्स करके यह बनाया गया, जैसे फाइबर, प्लास्टिक, इंक, इन सब की कीमत में वृद्धि हो जाए तो इसके उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में। साथ ही अगर वेजेस में वृद्धि हो जाए, मजदूरी में, इन सब में वृद्धि हो जाए, या फिर
उत्पादन पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि हो जाए। 3 चीजें हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहला, रॉ मटेरियल में क्या हो, कीमत में वृद्धि हो। दूसरा, मजदूरी में वृद्धि हो, जो लेबर इस पर कार्य करते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो भी इसकी डिमांड इसकी जो प्राइस होगी मार्केट में वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसमें वृद्धि कर दी जाए तो भी उसे पूरा करने के लिए इसका जो ऑनर होगा वह क्या करेगा, पूरी तरह से इसमें सारी चीजें इंक्लूड करके हमें मार्केट में प्रोवाइड करवाएगा और इसकी लागत में वृद्धि कर देगा। तो यही हमारा कहलाता है लागत जनित मुद्रास्फीति, कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाला व्यय अगर बढ़ जाए तो उसकी प्राइस जो मार्केट में होगी उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए डेफिनेशन के तौर पर लिखते हैं थोड़ा सा। लागत व्यय पहले हम लोग लिख लेंगे। लागत व्यय, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, टैक्सेस और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कच्चा माल, मजदूरी, कर, बिजली इत्यादि बहुत सारे, मतलब कि वो सारे कार्य जो किसी वस्तु के उत्पादन में, प्रोडक्शन में उनकी जिनकी भूमिका होती है उसमें वृद्धि हो जाए तो इसकी प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। रॉ मटेरियल कच्चा माल, इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल होगा क्या होगा, मैंने बताया फाइबर हो गया, इंक हो गया, बाकी सारी चीजें जो इसमें लगी हैं। लेबर क्या होता है, मजदूरी, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। टैक्सेस क्या होते हैं, कर। कर का आशय है कि गवर्नमेंट द्वारा जो कर एक प्रोडक्शन पर लगाया जाता है वह कर कहलाया। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं 99% वह इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर होती हैं। तो अगर इन सब की लागत में वृद्धि हो जाए या इन सब की कीमत जो है, प्राइस जो है बढ़ जाए तो हमें जो इसका प्रोडक्शन जो वस्तु हमें मिलेगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलिए दूसरा भी समझ लिया हम लोग। तीसरा कारण क्या है, एक एक चीजें क्लियर करूंगा, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तीसरा है हमारा मुद्रा की अधिक छपाई। मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह। चलिए इसे समझेंगे। उत्पादन में वृद्धि किए बिना जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी जाए, मतलब चलिए आइए फिर समझते हैं, एग्जांपल देके चीजें जल्दी क्लियर होंगी। हमें क्या है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए हमें 10 केजी क्या चाहिए, अनाज चाहिए, समझेंगे, 10 केजी अनाज हमें चाहिए, 10 केजी। ठीक, अभी हमारी क्या है, जो आय है, जो इनकम है हमारी, वह 500 रुपए। ठीक, मुद्रा की अधिक छपाई का प्रभाव क्या पड़ता है, यही हम लोग समझेंगे। छपाई का आशय है कि गवर्नमेंट या आरबीआई द्वारा जो मुद्रा छापी जाती है उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए। जब उसकी मात्रा बढ़ेगी, देखिए यह हुई हमारी आरबीआई और यह हुआ एक व्यक्ति। आरबीआई नोटों का निर्गमन कितना कर रही है, मान लो 500 करोड़। आगे चलकर इसने इसमें क्या किया, वृद्धि करके इसे कर दिया 1000 करोड़। और जब 500 करोड़ ये कर रही थी, क्या निर्गमन कर रही थी, तो एक व्यक्ति के पास आ रहा था 500 रुपए। जब यह इसका डबल कर देगी तो इसके पास कितना आएगा, 1000 रुपए।
क्योंकि लोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे। तो जब इसके पास 1000 रुपए आया, पहले 500 आता था, तो मार्केट की जो कंडीशन होगी उसमें डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी। व्यक्ति बहुत लालची होता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी डिमांड थी 10 केजी अनाज की, लेकिन जब इसके पास 500 रुपए आता था, आगे चलकर जब इसके रुपए कितना आ गया, पास में 1000 रुपए आ गया, तो ये अपनी डिमांड को क्या करेगा, 20 केजी कर देगा। और जो अनाज है, अनाज वहीं पर बना रहेगा। मतलब प्रोडक्शन मान लीजिए अनाज का हो रहा था 20 या 200 केजी, ठीक, और यहां भी 200 केजी ही बना रह गया, ठीक। ये आप लोगों ने समझा ना कि आरबीआई की छपाई की वजह से मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जेब में पैसे की जो वैल्यू होगी वह घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ने का आशा है कि उसकी तरलता बढ़ेगी, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, तो जायज सी बात है कि उसकी जो वैल्यू होगी वह घट जाएगी, ठीक। यह हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई में सही तरीके से समझा था। तो किसी व्यक्ति के पास 500 रुपए है और अचानक से उसके पास 1000 रुपए आ जाएगा, तो जायज सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सप्लाई भी बढ़ जाएगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक। उसे जहां 500 रुपए देना पड़ता था वहीं उसे 1000 रुपए देना पड़ेगा, या फिर वो 500 रुपए की वस्तु खरीदता था अब 1000 रुपए की वस्तु खरीदेगा, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक। तो यही कारण यहां पर है कि सप्लाई बराबर बनी हुई है लेकिन इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुद्रा की अधिक छपाई हो जाएगी और प्रवाह उसमें हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे थोड़ा डेफिनेशन के तौर पर। एक मोटा मोटा जिसे हम लोग बोलते हैं नॉलेज, वो रखिए कि जो उत्पादन है, उत्पादन में वृद्धि किए बिना, उत्पादन में वृद्धि किए बिना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाए। क्या लिख लेते हैं इसे, जब उत्पादन में वृद्धि किए बिना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाए। मतलब उत्पादन में वृद्धि ना हो, उत्पादन मान लीजिए 200 क्विंटल का हो रहा है तो 200 क्विंटल का ही हो, लेकिन क्या हो जाए कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए। जिस व्यक्ति को 100 रुपए मिल रहा था उसे 200 रुपए मिले तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसकी कंडीशन क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि लोगों की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक। उत्पाद सीमित होने के कारण आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक। उत्पाद अगर सीमित है तो आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। सीमित का आशय है कि कोई फैक्ट्री या कंपनी है, वो मान लीजिए 1000 टन क्या कर रही है, वह प्रोडक्शन कर रही है और यह सीमित है कि इतना ही कर सकती है, तो आपूर्ति नहीं बढ़ पाएगी, ठीक। तो उसी को हम लोग महंगाई बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाए। इन्हीं तीनों कारणों को समझेंगे। चलिए एक बार मैं ब्रीफ इसकी क्या करता हूं, रिवीजन करवा देता हूं आपका। मुद्रास्फीति क्या है? जब अचानक से मार्केट में वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमत बढ़ जाए तो उसे मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके कारण क्या है? पहला है लागत जनित मुद्रास्फीति, कास्ट पुल इन्फ्लेशन। पहला है हमारा कौन सा हम लोगों ने देखा तो सॉरी, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन आती है कि जब डिमांड बढ़ जाए सप्लाई उतनी ही हो, या फिर सप्लाई कम हो जाए डिमांड उतनी ही हो। ये हम लोगों ने सही तरीके से समझा था। दूसरी कंडीशन क्या थी? लागत जनित मुद्रास्फीति, कास्ट पुल इन्फ्लेशन। जब उत्पादन कार्य में लगने वाला पैसा ज्यादा हो जाए, अर्थात खर्च ज्यादा लगने लगे, तो उसके प्रोडक्शन में भी हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने मार्कर का दिया था, ठीक। तीसरी हम लोगों ने देखा कि मुद्रा की छपाई ज्यादा हो जाए। मुद्रा की छपाई से आशय यह है कि जो इसमें एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि उत्पादन का जो स्तर है वह उसी लेवल पर बना रहे और मुद्रा की छपाई बढ़ जाए तो मांग बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति आ जाती है। कैसे? मान लीजिए आरबीआई
500 करोड़ रुपए छाप रही है, आगे चलकर वह 1000 रुपए करोड़ छापने लगे, तो जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए मिलता था लोन के रूप में, वह लोन के रूप में 200 रुपए लेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे कर होते हैं वह कम हो जाएंगे, व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो उसकी मांग अथवा इच्छा बढ़ेगी, तो मार्केट में जाएगा, सप्लाई उतनी ही है, आपूर्ति उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, महंगाई आई। ठीक, अब इन्हीं तीनों को कैसे हटाया जाए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पहला समझने की कोशिश करेंगे। उत्पादन या आपूर्ति बढ़ाकर। ठीक, और यह किस पर लागू होगा कि अगर हम लोगों को महंगाई को नियंत्रित करना है और उसके लिए उत्पादन या आपूर्ति हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो यह किस पर जाएगा, हो मांग जनित। ठीक, पहली कंडीशन है उत्पादन या आपूर्ति बढ़ाकर। ठीक, आयात कम अवधि के लिए उपाय है। क्या किया जाता है, उत्पादन बढ़ा दिया जाए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, मतलब या फिर सप्लाई उसी पर है, डिमांड ज्यादा हो गई, तो उसे कैसे नियंत्रित करेंगे, तो उत्पादन या आपूर्ति हम लोग बढ़ा देंगे। उत्पादन या आपूर्ति कैसे बढ़ सकती, इसके लिए दो कंडीशन है, या तो आप उस वस्तु का प्रोडक्शन करो अपनी ही कंट्री में, या फिर उसका आयात करो। लेकिन जो आयात होता है यह कम समय के लिए इन्फ्लेशन को रोक सकता है, अगर पूरी तरह से रोकना है तो इसका उत्पादन करना पड़ेगा। यही चीज हम लोग लिखेंगे, उत्पादन बढ़ाकर या फिर बाहर से आय करके। उत्पादन को बढ़ाकर या बाहर से आयात, ठीक करके। लेकिन यहां एक ब्रैकेट बनाएंगे, नोट करके लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है लिखना हम लोगों के लिए। क्या, आयात कम अवधि के लिए उपाय है। आयात कम अवधि के लिए उपाय है। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए देश में उत्पादन हो। अगर लंबे समय के लिए डिफ्लेशन को हटाना है तो देश में उत्पादन जो हो उसे बढ़ाया जाए। तो ये हो गया इसका नोट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं आप लोगों को, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, लेकिन आइए बात कर लेते हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान क्या करती है, प्याज। कभी कभी देखते हैं प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वह क्या करती है कि इसका आयात करने लगती है। ठीक है, इंपोर्ट करने लगती है अदर कंट्री से। तो जो हमारा मार्केट में प्याज की मात्रा कम थी उसे बढ़ा दिया जाता है, बाहर से मंगाकर बढ़ा दिया गया तो कम हो गई इसकी कीमत। तब तक क्या हुआ, किसानों द्वारा फिर से प्याज का उत्पादन कर दिया गया, मार्केट में बराबर चलने लगा। ठीक, तो यह हो गया उत्पादन या आपूर्ति बढ़ाकर। दूसरा क्या है, लागत या उत्पादन मूल्य कम करके। लागत या उत्पादन मूल्य कम करके। अब यहां किस पर लगेगा, क्या लिखा है यहां, लागत और उत्पादन मूल्य कम करके। ये जो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, मांग जनित मुद्रास्फीति, उसके लिए क्या किया गया, उत्पादन या आपूर्ति बढ़ा दी गई। लेकिन जब लागत के बारे में बात की जा रही, उत्पादन मूल्य कम करने के लिए, तो यह क्या है, यह हमारा है लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक, अब इसे कंट्रोल करने के लिए बात की जा रही है कि लागत जो कास्ट पुल इन्फ्लेशन है, कि उत्पादन मूल्य कम कर दिया जाए। उत्पादन मूल्य कैसे कम होगा,
उत्पादन पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं, अगर उन टैक्सेस को कम कर दिया जाए, जो कर हैं उन्हें कम कर दिया जाए, तो जायज सी बात है कि उत्पादन लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर इसके अतिरिक्त विकसित तकनीक, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था इत्यादि बढ़ाए जाए। परिवहन व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है उत्पादन की महंगाई में, ठीक। अगर उसे भी सही तरीके से कर दिया जाए तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे, ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट लिखेंगे। लागत उत्पादन पर लगने वाले कर में छूट देकर उत्पादन में लगने वाले कर, जिसे हम लोग टैक्स बोलते हैं, में छूट देकर। ये एग्जाम में पूछता है, मेंस में लिखने के लिए आता है, या फिर आप लोगों से वनडे एग्जाम में डायरेक्ट यहां से एडजेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि लागत मूल्य को कम करने के लिए, मतलब जो हमारी लागत जनित मुद्रा स्फीति है, यह कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके उत्पादन में जो टैक्स लगाया जाता है, प्रोडक्शन का जो टैक्स लगता है, उसे कम कर दिया जाए। दूसरा क्या है, इसके अतिरिक्त विकसित तकनीकी, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था इत्यादि की जाए। विकसित तकनीकी या सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था देकर क्या किया जा सकता है कि लागत में कमी की जा सकती है। और एक चीज हम लोग नोट के रूप में यहां लिखेंगे, या फिर ऐसे एरो लगाकर लिखेंगे, क्या कि भारत सरकार ने ऐसा प्रयास 2003 में किया था, जब कच्चे तेल और इस्पात की कीमत अधिक हो गई थी। भारत सरकार ने दो 2003 में ऐसा प्रयास किया था, जब क्या हुआ था, कच्चे तेल और इस्पात की कीमत अधिक हो गई थी। जब कच्चे तेल और इस्पात की कीमत बढ़ गई, ये 2003 की है, इसे याद रखेंगे कि कच्चे तेल और इस्पात की कीमत में वृद्धि कब हुई थी, तो 2003 में। उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय क्या किया गया था, तो टैक्सेस में छूट दे दी गई थी, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा 2। तीसरा हम लोग देखेंगे निवारण का उपाय। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, कास्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण किया जाए। और तीसरी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कारण, तीसरा कारण था कि जो मुद्रा की छपाई को रोकना है, तो उसके लिए मौद्रिक उपाय लगाया जाए। कौन सा, मौद्रिक उपाय। अब कहेंगे सर ये कौन सी बला है, आइए समझते हैं। मौद्रिक उपाय, मौद्रिक नीति में परिवर्तन के क्या करेंगे, मौद्रिक नीति में परिवर्तन, मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके आरबीआई प्रवाह को कम कर दे। समझेंगे, आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को कम कर दे। कैसे कम करेगा कि यह उसका निर्गमन कम करे, ठीक। और साथ ही दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके तहत आरबीआई विभिन्न दरों, आरबीआई विभिन्न दरों, दर कर कौन कौन से लगते हैं, तो सॉरी, रेट, एसएलआर और सीआरआर,
SLR, CRR, साथ ही RR, ठीक, इत्यादि। इन सब में वह क्या करे, वृद्धि करे, इन सब में वृद्धि कर दे। तो क्या होगा कि जो बैंकें लोन देती हैं वह लोन महंगा हो जाएगा, लोन की जो दर होगी वह महंगी हो जाएगी। अब आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि सर SLR, CRR, RR क्या है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसका अलग से चैप्टर लाया हूं, एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, फिर आप लोग मत बोलना, इसलिए मैं इसे यहां नहीं बताने वाला। पे लिस्ट में जाकर सारी चीजें समझ लेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या है और CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सामूहिक तरलता अनुपात क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को, रिवर्स रेपो रेट, ये सब वहां मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट के वीडियो में जाएंगे, सारी चीजें मिलेंगी अर्थव्यवस्था में, ठीक। चलिए, विभिन्न दरों, इन सब में वृद्धि कर दी जाए तो जो लोन बैंक प्रोवाइड करती हैं उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है देखेंगे। अगर रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। अब कहेंगे ये क्या है, देखिए, रोजमर्रा की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। कैसे, क्या देखिए, समझेंगे कि मौद्रिक उपाय है क्या, RBI विभिन्न दरों पर वृद्धि कर दे तो जो लोन मिलेगा बैंक से वह लोन कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगी कि अगर आप पहले बैंक में जाते थे, आप गए कितना लेने, 10 लाख रुपए का लोन करवाए, ठीक, 10 लाख रुपए का लोन करवाया, और आपका जो इंटरेस्ट था वह लग रहा था कितना, 8%। आगे चलकर जब इन सब में बैंक ने वृद्धि की तो ये इंटरेस्ट आपका हो गया 10%। आप ये 8% पर जो लोन ले रहे थे, किस लिए ले रहे थे, आप एक कार लेनी चाह रहे थे, समझेंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह परसेंटेज आपका जो है इंटरेस्ट रेट वह बढ़ गया है 10%, आप लोन ही नहीं लेंगे, बिना कार के ही क्या करेंगे, बाइक से काम चला लेंगे। इंसान एडजस्ट बहुत करता है, खास करके हमारे इंडिया का, ठीक। आप लोगों को एक चीज पता है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है सबसे ज्यादा है। किसी भी देश में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं हम भारतीय, इस पर हमें गर्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये होता है कि अगर बैंकें रेट बढ़ा देंगी अपना तो लोन कम मिलेगा, तो जो हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं या आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके बिना भी कार्य हो सकता है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। बैंक जब हमें लोन ही नहीं देगी तो हम कहां से लाएंगे, कोई इनकम का स्रोत नहीं है, ठीक। लेकिन अब कहेंगे सर ये आपने रोजमर्रा का और यहाँ कार लेके आ गए, कार थोड़ी रोजमर्रा की, हम तो बाइक साइकिल से चल लेंगे। आइए समझाते हैं। रोजमर्रा का आशय यह है, चलिए, नमक, सब्जी, दवाई आदि। एक बात बताइए, जब आप नमक लेने जाते हो तो क्या बैंक से लोन लेते हो क्या? सब्जी खरीदनी है तो आप बैंक से पैसा लाते हो क्या? दवाइयां आपको लेनी है तो बैंक से पैसे लाओगे? नहीं ना, आपके पास जो पैसा है उसी पैसे से ना खरीदोगे इसे। तो इसमें कहां से यह रूल लागू होगा कि चाहे रेट बढ़े चाहे घटे, हमसे क्या मतलब? हमारे पास जेब में पैसा पड़ा है भैया, हमें नमक लाना है तो नमक अगर 5 रुपए का मिल रहा है हम 5 रुपए का लेंगे। अगर उसकी पूर्ति कम हो गई, मांग बढ़ गई और उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, वहां अगर 10 का मिल गया तो भी हम सब्जी में नमक डालकर ही खाएंगे, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता। और इसके लिए हमें बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक। तो रोजमर्रा की वस्तुओं में यह रूल लागू नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट आपके वीडियो के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट करते रहें। नए हो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास वीडियो की लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपना परिवार इसी तरह
बढ़ाते रहिए। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रकार या फिर मुद्रा अपस्फीति। इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा, डिफ्लेशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग मंदी बोलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।